नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसान भाइयों की मदद के लिए हर समय तैयार रहता हूं दोस्तों। और मैं बहुत सारे किसान भाइयों ने मैसेज भी किए हैं कि डॉक्टर साहब माइकोराजा क्या है और इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आजकल रासायनिक खेती में, केमिकल खेती के अंदर और जो दुकानदार रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि माइकोराजा ज़रूर लगाओ। तो दोस्तों, आज मैं माइकोराजा के बारे में आपको थोड़ी सी विस्तृत जानकारी देने वाला हूं और उसके लिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। माइकोराजा निश्चित रूप से आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि जो भी दे दिया और लगा दिया और लगाते चले जा रहे हैं हम, ऐसे फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा कैसे होगा उसके लिए ये वीडियो ज़रूर देखें दोस्तों, और आप वैसे ही प्रयोग करें जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पूरी तरह से माइकोराजा के बारे में पहले जान लेना ज़रूरी है, तो उसके लिए ये पेश है आपके सामने वीडियो दोस्तों। माइकोराजा के प्रयोग के बारे में भी बात करेंगे और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले मिट्टी जनित रोगों को कैसे हम अपनी फसल से, आलू की फसल से दूर रख सकते हैं, उससे अपनी फसल को बचा सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। माइकोराजा कैसे काम करता है, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, उसके बारे में मैं डिटेल में आज बात करने वाला हूँ दोस्तों। खादों के मिश्रण का चार्ट मैंने अपने चैनल पे दे रखा है, वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा एक वीडियो में फिर से अलग से दूंगा। आज हम एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोई बात शुरू करने से पहले, कि एक वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी जानकारी हासिल करनी पड़ती है और आप तक पहुँचाने के लिए हमारा उत्साह तब दुगना होता है या चार गुना होता है, तब आप कम से कम लाइक करते हैं और अगर आप संतुष्ट हैं तो उसके कमेंट भी करते हैं और बहुत सारे किसान भाइयों को शेयर करते हैं। क्योंकि जो हम बताना चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि किसान भाइयों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक कैसे फ़ायदा पहुंचाएं। और जो हम गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से हम पैसा खर्च कर रहे हैं, हम लागत पूरी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम नुकसान उठा लेते हैं, वो गलतियां न करें, इसलिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए। यही उद्देश्य है हमारा कि किन किन चीज़ों का कब कब प्रयोग करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आलू की बुवाई से पहले। सभी लोग किसान भाई सामान्य तौर पर पलेवा लगाते हैं या कुछ लोग नहीं लगाते हैं। अब भूमि जनित रोगों से हम सब परेशान हैं, तो भूमि जनित रोगों के बारे में मैं पूरी सीरीज आपको बता चुका हूं, लेकिन उसमें आप लोगों ने इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं दिखाया है। हालांकि आप चाहे जैविक खेती करते हैं चाहे रासायनिक खेती करते हैं, आप लोगों को एक बार वो ज़रूर देखना चाहिए। बहुत काम की बातें हैं उसके अंदर। उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके जान सकते हैं। उसमें मैंने दिया है आपका बायो पेस्टिसाइड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के नाम से दिया है, और तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो जिन खेतों में हरी खाद लगाई गई है और जिन खेतों में हरी खाद नहीं लगाई गई है, तो आपको मैं बता दूं कि हमारे जब हमने अपनी मिट्टी की जांच कराई और जिन खेतों में हमने हरी खाद की बुवाई करी थी, उन खेतों में कार्बन की मात्रा ठीक ठाक आई। 0.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो 0.8 तक आई दोस्तों। और जिन खेतों में काफ़ी समय से हरी खाद यानी कि ढैंचा, सनई, सोयाबीन या और इस तरह की नहीं करी थी फसलें, उन खेतों में 0.3 से भी कम आई। अब जिन खेतों में कार्बन की मात्रा 0.3 से कम है, उसमें आपको आर्टिफिशियल कार्बन देना पड़ेगा दोस्तों। आप आर्टिफिशियल कार्बन मार्केट में उपलब्ध है, आप ऐसा न करें। आप उसमें गोबर की सड़ी गली खाद का प्रयोग जरूर करें दोस्तों। हालांकि गोबर की सड़ी गली खाद और हरी खाद दोनों का अपना अपना अलग जो है काम होता है। अब बिवेरिया बेसियाना, ट्राइकोडर्मा, माइकोराजा, इनके बारे में मैं, बिवेरिया बेसियाना और ट्राइकोडर्मा, इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। आज सिर्फ माइकोराजा की बात करेंगे। लेकिन एक बात मैं बता दूँ, इनको आपस में मिलाकर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे रिसर्च पेपर की स्टडी के बाद हमें कहीं ऐसा नहीं मिला, किसी ने ये नहीं कहा कि ये एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कहीं कहीं, जैसे ट्राइकोडर्मा के मांसाहारी होने के कारण ये जब अन्य फंगस को खाता है तो ये मित्र फंगस पर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर डालता होगा। एक बायो के यानी बैक्टीरिया, इसके केमिकल के जानकार होने के नाते ये मैं बता रहा हूँ। तो उसका प्रयोग आप मिट्टी के अंदर जब ये चला जाएगा तब उतना नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग एक साथ ही दोनों चीज़ों को मिला करके
कल्चर करते हैं वो गलत है, वहाँ पर ज़रूर नुकसान ये पहुँचाता है। दूसरी बात माइको राजा के प्रयोग को लेकर है दोस्तों। तो माइको राजा का प्रयोग हम लोग जो करते हैं तो वो डीएपी के साथ मिला करके या पोटास के साथ मिला करके या यूरिया जैसे भी चाहे वैसे हम कर रहे हैं, सब चीज़ों को मिक्स करके कर रहे हैं। बहुत सारे किसान कर रहे हैं, मैं देखता हूँ, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। अब आपको करना कैसे है, पहली बात तो क्यों करना है और है क्या, ये इसकी बात करते हैं। तो माइको राजा जो है, माइकस मतलब एक जड़ों का जाल, जड़ और फंगस के बीच का संबंध, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब संबंध क्या होता है, संबंध होता है सहजीवन का। सहजीवन का मतलब क्या होता है, सहजीवन का मतलब ये है कि गिव एंड टेक वाली पॉलिसी। आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस वाला सिद्धांत। यानी कि जो पौधा है आपका, वो पौधा इनको शुगर और इनके पोषण की चीज़ें इनको देता है, और ये पौधे को आसपास से बिखरी हुई आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके सॉलिड फॉर्म में फास्फोरस है, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके यानी सॉल्यूबल बना करके उसको जड़ों तक पहुंचाती है। तो ये काम करता है, यानी कि गिव एंड टेक पॉलिसी। आप हमें पोषण देंगे, रहने की जगह देंगे। अच्छा, रहने की जगह भी पौधा इसको प्रोवाइड कराता है। ये वहीं रहेगा जहाँ पर जड़ होंगी, जड़ों के साथ एक आपस में संबंध बनाकर तैयार करता है। और जहाँ तक जड़ें नहीं पहुँच पाती, जड़ जहाँ तक नहीं पहुँच पाए, उतनी दूरी तक ये एक चेन श्रृंखला बना लेता है माइको राजा, और उस श्रृंखला के माध्यम से दूर पड़े हुए भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ये कलेक्ट करके और घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट करके और जड़ों को देता है, और बाकी का काम जड़ अपने आप कर लेती है। जड़ के अंदर समानुतक होते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल के साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाएगा, और वहाँ से बने हुए ऊपर जो है हरी पत्तियाँ होती हैं, वो आपका प्रकाश संश्लेषण करती हैं, और वहाँ भोजन बनता है यानी शुगर बनती है, और शुगर को ये पौधों में आप ट्यूबर के रूप में स्टोर होती है, और उसका कुछ मात्रा जो माइको राजा अपने खाने में प्रयोग करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ट्यूबर छोटे रह जाएं, अपने खाने से ज़्यादा आपको देने का काम करता है। आप ये इसका जो मुख्य काम जड़ों में रहने का है, खाने की चीज़ें तो ये वहीं से ले लेता है। आप ये न सोचना कि ये तो आपकी शुगर को खा जाएगा तो ट्यूबर छोटे रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको फ़ायदा ज़्यादा पहुंचाएगा, आपके पौधे को बहुत सारी चीज़ें देगा। अगर आपको उसको रहने के लिए जगह पौधा दे रहा है, उसके खाने के लिए शुगर दे रहा है, तो ये पौधे को फास्फोरस दे रहा है, पोटेशियम दे रहा है, मैग्नीशियम दे रहा है, जिंक दे रहा है, और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के दे रहा है, और साथ साथ आपको रोगों से बचाने का कार्य भी कर रहा है। दोस्तों, बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी होंगे, मेरे पास बहुत सारे किसान भाई मैसेज करते हैं कि क्या सर माइको राजा केमिकल का उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, माइको राजा अगर डेवलप हो चुका है तो डायरेक्ट केमिकल का इफेक्ट उस पर पड़ सकता है, अगर आपने हैवी डोज में केमिकल दे दिया तो। अब बात करते हैं स्प्रे वाले केमिकल की। तो स्प्रे जनरली होता है ऊपर पत्तियों पर, और ये रहता है जड़ों में, तो उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, डीएपी के साथ जो हम मिला के देते हैं, तो क्या इस पर डीएपी का कितना फर्क पड़ता है? दोस्तों, फर्क पड़ता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है वो जान लीजिए आप। ये क्या करता है कि जड़ों में रहने लग जाता है, और जड़ों को जब फास्फोरस की आवश्यकता होती है तब इसको संकेत देती हैं कि मुझे फास्फोरस की आवश्यकता है, तब ये आसपास फास्फोरस को ढूंढता है, और जैसे ही फास्फोरस अवेलेबल होता है उसको घुलनशील बना के जड़ को देता है। अब आपने डीएपी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पहले ही डाल रखा, उसके साथ इसको डाला है, तो जब डीएपी में फास्फोरस ही तो है, जड़ को फास्फोरस उसके पास में ही मिल रहा है, तो इसको संकेत ही नहीं देगी, तो ये डेवलप नहीं होगा। ये इसकी एक थ्योरी जरूर हमें मिली। तो आप इसको मेरे हिसाब से जब डीएपी को आप अब दे रहे हैं, लेकिन पहले या दूसरे पानी के साथ आप घुलनशील अवस्था में इसको माइको राजा को पौधे को देंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर कार्य करेगा ये। इसके 7 दिन तक किसी भी केमिकल का आपको प्रयोग नहीं करना है, ये आप एक थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये ज़्यादा बढ़िया काम करेगा। तो ज़्यादातर किसान पहला पानी जब दें तो माइको राजा दे दें, और दूसरा पानी जब दें तब आप यूरिया दे दें, ऐसा कर सकते हैं। और यूरिया तो आप पहले ही 1 दिन पहले देते हैं या बाद में देते हैं तो माइको राजा उसके साथ चलेगा, तो कोई ज़्यादा इफेक्ट यूरिया से भी इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, यूरिया के साथ इसको दे सकते हैं। यूरिया जब घुल जाता है तो ये नमी पैदा करता है, और नमी तो इसको बढ़ने का काम करती है। दूसरी बात,
कुछ लोग कच्ची गोबर में माइक्रोराजा डाल देते हैं दोस्तों, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कच्ची गोबर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है और 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वहाँ पे भी कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों। और जो किसान जैविक खेती करते हैं दोस्तों, वो सीड ट्रीटमेंट में भी माइक्रोराजा का प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 10 ग्राम इसको सीड ट्रीटमेंट में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर भूमि में जुताई में डालना है तो 4 से 5 केजी प्रति एकड़ इसको जो है मिट्टी में भी डाल सकते हैं। और जो है अगर सिंचाई में देना है तो पानी में घोल करके ड्रिप एरीगेशन में भी चला सकते हैं, और इसको मिट्टी के साथ भुरक कर के भी दे सकते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है कि 1 हफ्ते तक इसमें कोई जहरीला केमिकल फंगीसाइड इस पर प्रयोग नहीं करना है। ये जब जड़ों में चला जाता है तो जड़ों में एक हाइफी बना लेता है। हाइफी का मतलब है एक जाल बुन लेता है जड़ों के साथ में। तो वो जो जाल बुनता है तो वो जाल इसको अन्य फंगस अटैक से भी बचाता है। बहुत से किसान कहते हैं क्या है, तो क्या इसमें हम जो है ट्राइकोडर्मा और अन्य हम जो सहजीवी जो फंगस हम प्रयोग करते थे, तो क्या हम उनका प्रयोग इसके साथ कर सकते हैं? तो उनका प्रयोग भी कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डेवलप होने के बाद माइक्रोराजा आप ट्राइकोडर्मा लगाइए, अन्य कुछ भी लगाइए, जैव जो मित्र फंगस है, मित्र इंसेक्टिसाइड हैं, उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। वो आपस में एक दूसरे को नहीं मारते हैं। अब कुछ लोग बुवाई में भी से पहले प्रयोग करना चाहते हैं इसको। तो मैंने एक ये निष्कर्ष निकाला है दोस्तों बहुत सारी स्टडी के बाद, कि हम जब पलेवा लगाते हैं उस समय अगर हम इसको घोल करके पानी के साथ दे दें तो इसको जब हम बुवाई करेंगे तो हम कम से कम 7-8 दिन का इसमें टाइम होगा, और 7-8 दिन में ये ठीक से डेवलप हो जाएगा। और जब उस समय बुवाई में हम केमिकल प्रयोग करते ही हैं तो तब तक ये डेवलप हो चुका होगा। 7-8 दिन में ये मिट्टी के अंदर डेवलप हो जाएगा। और जब इस बीज का 20 या 21 दिन बाद 22 दिन बाद अंकुरण होगा दोस्तों, तो उस अंकुरण के साथ जैसे ही जड़ बनती जाएंगी, इसका जाल जड़ों के साथ स्वतः ही बनता चला जाएगा। तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा। आप कुछ खेतों में मैं पहले लगाऊंगा इसको, तो आप भी इसका कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत सी स्टडी करी है। तो ये निष्कर्ष है और ये निश्चित रूप से कारगर होगा, आप ये काम भी कर सकते हो। अब हम बात करें ये आता कैसा है, तो दोस्तों ये दानेदार फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में आता है। किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो है प्रयोग बेहतर होता है, आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए, लेकिन केमिकल के साथ नहीं कीजिए।